वेब एप्लीकेशन का यूज या सबसे ज्यादा अभी वेब एप्लीकेशन ही क्यों मार्केट में इतना छाया हुआ है, तो देखो सबसे मेन चीज आप जानो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन को डेवलप करना यदि है तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा वेब एप्लीकेशंस के बारे में। वेब एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि इसको एक्सिक्यूट करने के लिए या इसको चलने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। हम इसके सर्वर सर्वर कहीं भी रहेगा, हम ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यूज होता है सबसे ज्यादा अभी के टाइम में कौन, वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट का अलग अलग तरीका है, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वेब एप्लीकेशन का वो कहलाता है HTML। HTML के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप ASP को यूज करिए, PHP को यूज करिए, ये अंत में कनेक्ट होता ही है HTML से। जैसे आप ASP को यूज करते हैं तो वहां पर HTML का एक्सटेंडेड वर्जन यूज होगा, XHTML। तो XHTML जानने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि HTML क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका माने कैसे कैसे हम लोग टैग्स को यूज करते हैं, सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक टैग्स जितने भी हैं HTML के, क्या आपको मालूम है? जानते हैं बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं? हेडिंग टैग, बॉडी बेसिक। बेसिक टैग क्यों उसको कहते हैं? बेसिक टैग क्यों कहते हैं? तो बेसिक टैग का मतलब होता है कि वो टैग जिसके बिना हमारा काम नहीं चले, वो टैग जिसके बिना हमारा काम नहीं चले, HTML का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो, इसलिए उसको कहा गया बेसिक टैग। इस टैग के बाद हम यूज कर सकते हैं किसी अनदर टैग्स को एज ए नेस्टिंग। जैसे आप सबसे पहले HTML का जो पेज बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बोलिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डॉक HTML से हेडिंग। तो सबसे पहले HTML टैग को इंक्लूड करते हैं। HTML के अंदर यानी HTML का जो नेस्टिंग है उसमें हम लोग यूज करते हैं किसको, हेड को। हेड के अंदर हम लोग डालते हैं किसको, टाइटल को। टाइटल की क्लोजिंग होती है, टाइटल टैग को प्रोटेक्ट करता है कौन, हेड टैग। और इसके बाद फिर हेड को भी बंद करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं उसकी बॉडी टैग को। तो ये जो हेड टैग के अंदर रहता है, ये इसका एग्जीक्यूशन होता कहाँ है? टाइटल के अंदर आप दिए, हेड दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? बोलो। हेड जो है वो पेज के हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, पेज के HTML पेज के हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जब टाइटल टैग आप यूज करते हैं तो वो टाइटल बार पर डिस्प्ले करता है कि आपका क्या जो पेज बना रहा है उस पेज का टाइटल क्या है। लेकिन इसी हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को भी तो यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं ना। देखो, एक हम कोड करते हैं और इसी से हम अब चलेंगे ASP के तरफ। पहले हम HTML का एक साधारण सा कोड आपको दिखाते हैं, सब लोग जानते ही हैं। अब करने में आप अपने माइक को म्यूट कर दें, आवाज आ रहा है ऐसे। भाई
टाइटल को बंद किए, इसके बाद हेड को भी बंद कर देंगे। हेड के बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको, बॉडी टैग को। बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सारा कुछ ब्राउजर के बॉडी में डिस्प्ले होगा। जैसे दिस इज फिस्ट, एक सिंपल सा हम दिए, बॉडी की क्लोजिंग और बॉडी के बाद HTML की क्लोजिंग हो जाएगी। इसको आप सेव जो करेंगे तो सेव करने के लिए आपके पास दो एक्सटेंशन है। एक आप यूज कर ले सकते हैं .htm या दूसरा हमको यूज करना होगा .html। .html दिए, आप htm भी दे सकते हैं, ठीक है। test.html दिए, इसको सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा। ये तो अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ देखिए ये test.html के नाम से ये बन जाता है। तो ASP में जब हम इसको यूज करेंगे तो ASP में यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अब वो क्या चेंजिंग है वो भी बताते हैं, पहले इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए जो बॉडी के अंदर लिखे वो बॉडी का सारा टेक्स्ट यहाँ आपको विजिबल है, और जो टाइटल के अंदर लिखे वो यहाँ विजिबल है ना। ये ऊपर आपका माई वेब पेज जो टाइटल में था वो विजिबल हुआ, और जो बॉडी के अंदर दिए थे वो यहाँ पर बॉडी में आपका डिस्प्ले कर रहा है। हम यहाँ पर जो भी यूज करेंगे टेक्स्ट वो सारा कुछ विजिबल होगा। बैठ जाएगा क्या आधा घंटा चलेगा ना। सपोज करो इसको हमको बोल्ड करना है, हम बी लगा देंगे, बी टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। इटैलिक करना रहेगा तो आई टैग यूज करते हैं। अंडरलाइन रहेगा तो यू टैग यूज करेंगे। सोनी अपना हुलिया का दिखा दो। ये किन के अगल बगल आवाज हो रहा है? BDT किनका है मोबाइल नंबर, ये आईडी? QCOMBDT आवाज वहीं से आ रहा है। देखो इसके बाद इसको जब आप रिफ्रेश कीजिएगा तो जो इफेक्ट हम दिए वो सारा इफेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस को बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, टेस्ट को बोल्ड किया और ईच को इटैलिक कर दिया। दिख रहा है अब? ये यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए, मैसेज क्या आया।
दिख रहा है अब इसका आउटपुट? यस सर। यस सर। देखिए, तो ये बेसिक्स अब तो सारा कुछ जानते ही हैं, याद है ना सभी को? अभी तो ज्यादा दिन हुआ यस सर। खत्म हुए, थोड़ा थोड़ा याद है। क्योंकि हमको इसका यूज होगा एएसपी में। हर एक पोर्शन को समझने के लिए इसको आपको जानना होगा। टेबल के लिए देखो, यहाँ पर यदि बेसिक टैग्स के बाद हम लोग आते हैं, फॉर्मेटिंग तो हो ही जाएगी आप लोगों से, फॉन्ट वगैरह आप जानते ही हैं, उसको चेंज करना कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट वगैरह ये सब आप जान रहे हैं। टेबल टैग है, इसके बाद फॉर्म टैग है। तो मेनली हमको वहां पर यूज होता है फॉर्म टैग का। फॉर्म के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारा कंपोनेंट आपका विजिबल होगा कैसे, ये सारा चीज आपको एक बार प्रैक्टिकल कर लेना होगा, तभी जा करके आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से एएसपी के अंदर लिखा जाएगा। तो पहले HTML पता रहेगा तब तो XHTML की बात भी होगी। ये इतना हो जाएगा सबसे? जी सर। यस सर। यानी कि फिर बाद में कहोगे कि नहीं नहीं ये सर नहीं बताए थे। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लो, हम एएसपी के तरफ तब धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो, इसमें अब हम आगे तब बढ़ते हैं यदि डाउट नहीं है तो। एएसपी जो है एक्चुअल में इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस का यूज दोनों तरह के प्रोग्रामिंग के लिए किया गया है। ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग भी कराता है और आपके क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो जब आप एएसपी को देखिएगा तो एएसपी दो तरह का है। एक को कहते हैं हम लोग क्लासिक एएसपी और एक है ASP.NET। क्लासिक एएसपी जो है, क्लासिक एएसपी कहलाता है जो प्लेन एएसपी है। हाँ, प्लेन एएसपी का मतलब होता है कि जिसमें .NET फ्रेमवर्क के कंसेप्ट को यूज नहीं किया गया हो, यानी इंक्लूड नहीं किया हो, वो कहलाता है आपका क्लासिक या प्लेन एएसपी। और दूसरा कहलाया आपका ASP.NET। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, तो आप ये जान लीजिए कि जो पहले प्लेन एएसपी या क्लासिक एएसपी का जो काम होता था, उस केस में हमको अलग से कोई उसका एडिटर नहीं मिलता था। जैसे स्टूडियो के अंदर है, उसका एडिटर अवेलेबल होता था आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही उसका सेटअप रहता था और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप एएसपी में काम कर सकते थे। तो वहां पर एएसपी सर्वर साइड के स्क्रिप्ट को या डेटाबेस के कनेक्टिविटी को करने के लिए यूज किया करता था, आइदर VB स्क्रिप्ट को या जावा स्क्रिप्ट को। वहां पर कम्युनिकेशन के में भी बार बार ये प्रॉब्लम हुआ करता था कि किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सारा पेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया, वेबसाइट सही सही चल रहा है, लेकिन जब डेटा फेच करने की बात आती थी तो वहां पर वो काम नहीं करता था। तो यानी कि कनेक्टिविटी में अक्सर ये प्रॉब्लम हुआ करता था। तो जब 2000 के स्टार्टिंग में .NET फ्रेमवर्क आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इसको भी इंक्लूड कर दिया स्टूडियो के अंदर। ASP.NET को भी इंक्लूड कर दिया स्टूडियो के अंदर। तो ये स्टूडियो जो फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, तो ये फ्रेमवर्क क्यों लाया गया? इसके पहले तो बिना फ्रेमवर्क का ही काम चल रहा था। तो एक कोई भी आप हमको डिफरेंस बताइए जिसके चलते कि फ्रेमवर्क में हमको फायदा हुआ और फ्रेमवर्क नहीं था तो हमको घाटा हो रहा था। सब आप लोगों को क्लास में पढ़ाए हुए हैं। बोलिए। कोई, इतने लोग हैं, इतने में से कोई नहीं बता सकते हैं?
गर्ल्स कैंडिडेट में कोई बताओ। क्या पढ़ा रहे सर? सोनी तुम बताओ क्या डिफरेंस है। फ्रेमवर्क में शालिनी किनू बिनू बताओ। सब लोग ऐसे बिना पढ़े हुए रहोगे तो कैसे होगा जी, कैसे एग्जाम दोगी तुम लोग। सब चीज पढ़ाया लिखाया गया, सारा कुछ लिखा हुआ है, फिर भी ये नहीं पढ़ती हो। बोलो, नहीं समझ में बात आई ना ही कहो। कुछ नहीं कोई बोलो। इनू बोलो, आवाज जा रही है मेरी। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपका। क्लियर नहीं है अब। नहीं है, हाँ सर ठीक हम है। लोग को क्लियर है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो ये हमको बताइए कि दोनों में डिफरेंस, कुछ बात समझ में आई है या नहीं। बोलो। देखो मेजर डिफरेंस जो है दोनों में ASP और मैंने क्लासिक ASP और ASP.NET में यही है कि यहाँ पर किसी भी कोड को हम किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बात याद आया क्या बताए थे कि .NET फ्रेमवर्क जब आया तो .NET फ्रेमवर्क हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि हम इंटर ऑपरेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज कर सके। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज का कोड किसी भी दूसरे लैंग्वेज में यूजेबल होगा। तो यहाँ पर जो ये फैसिलिटी दिया गया, तो यहाँ ASP.NET जो आया तो ASP.NET हमको फैसिलिटी यही प्रोवाइड किया कि आप एक लैंग्वेज के कोड को किसी दूसरे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो एक बात तो आएगी ना कि आखिर ऐसा क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता है, यूज क्या है, क्यों हम ऐसा यूज करेंगे, एक का कोड दूसरे लैंग्वेज में यूज करेंगे। देखो उसका मेन जो रिक्वायरमेंट है वो इस केस में है कि एक कंसेप्ट आप बेसिक या पहले से ही जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज का हर एक पोर्शन नहीं होगा, नहीं होता है। तो जब उस लैंग्वेज में जो जो एडवांटेजेस हैं, जो जो उसका एडवांटेज है, उन्हीं को क्यों नहीं दूसरे लैंग्वेज में यूज किया जाए, ताकि सारा एडवांटेज ही एक जगह कलेक्ट हो जाए और उस कलेक्टेड कंसेप्ट को हम एक प्रोजेक्ट के रूप में फॉर्म कर दें, जिससे कि सारी फैसिलिटी हमारी बेटर हो जाएगी उस प्रोजेक्ट की। तो इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया गया किसको, तो .NET के फ्रेमवर्क को। .NET फ्रेमवर्क हमको फैसिलिटी देता है किसका, इंटर ऑपरेबिलिटी। एक साधारण सा कीवर्ड है, उसको याद रखो, इंटर ऑपरेबिलिटी। एक लैंग्वेज का कोड किसी दूसरे लैंग्वेज में चले, ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। क्लियर, अभी भी दिक्कत है बोलो। इंटरऑपरेबिलिटी मैं खाली अब बात आती है कि ASP काम कैसे करेगा, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ASP.NET जो है, ASP.NET यूज करता है XHTML को, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को
अपने बैकएंड के लिए। सारी कोडिंग उसकी भी होती है इसमें XHTML में, और ये ऑटो कोड जनरेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ऑटो कोड जनरेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। कोड जनरेशन। तो ऑटो कोड का मतलब हो गया कि हमको यहाँ HTML की तरह सारा कोड नहीं करना है, हम कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे किसी भी कंपोनेंट को पेज पर, तो ये ऑटोमेटिक इसका XHTML कोड जनरेट होते जाएगा इसके बैकएंड में। क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कोड ये बनाते जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ कर देना है कि ये हमारा कंपोनेंट है, इसको इस प्लेस पर डिस्प्ले करना है, सिर्फ हमको लोकेशन बता देना है। रेस्ट सारा काम ये ऑटोमेटिक करता है, यानी सारी कोडिंग यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कोड करेंगे तो कोड यहाँ दो तरह का होता है। ऋषभ क्या बोल रहा था, बोलो। सर जिसका जरूरत है उसको बोले सर माइक बंद करना, आवाज नहीं आ रही। सभी लोग माइक कम से कम म्यूट कर लो, जिसको यूज नहीं है बोलने के समय ऑन करना, ऐसे आवाज होता है। ठीक है, कंटिन्यू मैं करता हूँ। क्या बताया लास्ट हमें भूल गए। हाँ, यह जो कोड यहाँ होता है, तो कोड यहाँ पर दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कहते हैं हम लोग कि इन लाइन कोडिंग, और दूसरा है कोड बिहाइंड। कोड बिहाइंड मॉडल। इन लाइन और कोड बिहाइंड। इन लाइन मॉडल को सिंपली हम लोग मिक्सिंग मार्कअप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? मिक्सिंग मार्कअप। मिक्सिंग मार्कअप का मतलब क्या है कि जब हम HTML के साथ आइदर हम यूज कर ले सकते हैं DHTML के कोड को, जावा स्क्रिप्ट के कोड को, हम C# के कोड को भी यहाँ पर यूज कर ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको यूज करना होता है डेलिमीटर्स को। तो डेलिमीटर्स क्या है? तो एंगुलर ब्रैकेट और %साइन के बीच में हमको कोई भी मिक्सिंग कोड को हम यूज यहाँ पर लिख करके कर सकते हैं। इसमें मेन आप ये जानिए कि जो मिक्सिंग मार्कअप है ये XHTML का कोड है, और जब हम इसके बैकएंड के लिए कोड करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन करने के लिए जब हम कोड करेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे कोड बिहाइंड मॉडल को। कोड बिहाइंड मॉडल में आप बाय डिफॉल्ट जो यहाँ है ये यूज होता है C#। आप उसको बदल भी सकते हैं, जावा शार्प भी यूज कर ले सकते हैं। हाँ, तो हमको जनरली चूंकि पिछले सेमेस्टर में आप पढ़े हुए हैं C#, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, समझने में आसानी होगी, और इसी को लेकर के हम चलेंगे भी यहाँ। तो दो याद रखिएगा, दो तरह के कोड को ये यूज करता है। फर्स्ट जो हो गया वो कहलाता है मिक्सिंग मार्कअप, जिसमें कि XHTML का कोड होता है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोड बिहाइंड मॉडल। और कोड बिहाइंड मॉडल में कोई ना कोई एक लैंग्वेज होगा जो उसके इवेंट के लिए काम करेगा। आइदर हमारा वो C# हो सकता है, J# हो सकता है, और भी है। ये टोटल 25 लैंग्वेज को अपने अंदर फैब्रिकेट करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें से कोई भी हम यूज कर ले सकते हैं। तो जब कोडिंग मॉडल के बारे में आपको मालूम हो जाए, तो इसके बाद हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कोडिंग मॉडल का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर यूज होता है, पहले किसको लिखना होता है, उसके बाद किसको लिखेंगे।
तो ये इवेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इवेंट के बारे में आपको डिटेल देंगे कि इवेंट कौन कौन सा है जिसको कि आप नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो जानना पड़ेगा। जैसे बटन का इवेंट है, तो बटन का कौन कौन सा इवेंट है जिसको आप यूज किए हैं, बताओ कोई। ऋषभ कौन कौन सा है, बताओ, तुम बताओ। सर बटन तो हम लोग जनरली बनाते हैं वर्चुअली के लिए ना। हमने बटन का एक इवेंट हम यूज करते हैं ना, क्लिक। ऑन क्लिक क्लिक इवेंट तो हम लोग यूज करते ही हैं। सबमिट ऑन क्लिक। तो क्लिक इवेंट एक कॉमन इवेंट है जो कि ऑलमोस्ट कंपोनेंट यूज करता है, लेकिन अब कहोगे कि सब में कहाँ है, तो सब की बात हम कर नहीं रहे हैं। जैसे बटन है तो बटन में सबसे ज्यादा यूज होता है क्लिक। डबल क्लिक भी यूज करते हैं, डबल क्लिक के लिए होता है डीबीएल क्लिक। इसके बाद माउस होवर, माउस ओवर, ये माउस डाउन कीबोर्ड में आएंगे तो की प्रेस है, की अप है, की डाउन है, ये सारा आ जाता है किसके अंदर, आपके कीबोर्ड के अंदर। तो हर एक जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं उस ऑब्जेक्ट का इवेंट आपको जानना होगा, और उसके साथ साथ कीबोर्ड और माउस के इवेंट को जानना पड़ेगा। ये इतना चीज आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक एएसपी में प्रोजेक्ट बनाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो बताना है कि जिसमें कि आप प्रोजेक्ट तक पहुंच जाइए। कनेक्शन कैसे होता है वो भी बता देंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम की शेड्यूलिंग यहाँ सही नहीं हो पा रही है। एक आध दिन में वो भी अरेंज कर लेंगे, यदि कॉलेज चलता रहा तो, नहीं तब तो घर से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे आप। आगे बढ़े। यस सर। लेकिन टाइम भी तो शायद लिमिट ही बता रहा है स्क्रीन पर। हाँ सर, लिमिटेशन का आ गया। गूगल मीट बचा से यूज है, देख लो तो। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम से करिए ना, उसमें सही रहता है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट टीम से, उसमें टाइम का नहीं है लिमिटेशन। अब उसमें देखना होगा कि स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है या नहीं। सर गूगल मीट गूगल मीट कर सकते तो हो उसमें है, शेयर लेकिन सर। रिकॉर्डिंग नहीं है ना उसमें। नहीं सर, उसमें लाइव चलेगा, ठीक हाँ, वो रहेगा। लाइव सिर्फ चलता है, रिकॉर्ड नहीं उसका करता। क्वालिटी भी ठीक है सर इससे। नहीं, क्वालिटी तो बेटर है, लेकिन सब तो पेड है। समस्या ये है ना, यदि उसको हम रेगुलर यूज करेंगे तो 15 दिन की फैसिलिटी देता है कि आप फ्री यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो $9 पर मंथ वो चार्ज है उसका। 15 दिन ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं है ना। अब देखते हैं, मेन है रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए ना, तभी तो ये रहेगा कि नहीं क्लास लिए ये लोग प्रेजेंट था। ऐसे क्या प्रमाण है? मान लो हम मीटिंग शेड्यूल कर दें, क्लास चला ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम होगा। वो देखो उसको, उसमें यदि सर रिकॉर्डिंग की स्क्रीन फैसिलिटी शेयरिंग होगी होता और है। शेयर की, तो हम उसको यूज कर ले सकते हैं। हाँ सर। जैसे एक गूगल ऐप में है स्क्रीन शेयरिंग होता है। नमस्ते, लेकिन उसमें शेयर का तो ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दीजिए सर। शेयरिंग होता है। हाँ? लाइव स्क्रीन शेयर होता है सर उसपे, स्क्रीन Google Meet पे। रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये इसमें नहीं ना मिलता है, लैपटॉप में नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लैपटॉप में हो जाएगा सर। हमको सब देखना पड़ेगा ना। खैर आज तो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट कल का फिर शेड्यूल करके आपको और देते हैं।